अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उम्र के उस हिस्से में मैं आ पहुंचा हूँ जहाँ कभी तो कल की बात भूल जाती है और कभी बचपन और लड़कपन के वाक़यात भी इसी तरह याद आ जाते हैं जैसे ये कल की बातें हों। एक रोज़ लेटे लेटे अचानक अपनी जवानी के ज़माने का एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जगमोहन सिंह याद आ गया। वो राजपूत था, गालिबन भरतपुर का रहने वाला था। एक बार नागपुर में एक ड्यूटी के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई। कुछ और जगहों के भी पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे। जगमोहन सिंह के मुतालिक पता चला कि जुर्रतमंद, दयानतदार और बड़ा ही ज़हीन पुलिस ऑफिसर है। हम सब 6-7 दिन इकट्ठे रहे। जगमोहन सिंह को मैंने हंसी मजाक का दिलदादा पाया। बाद में पता चला था कि वो इंस्पेक्टरी से आगे तरक्की नहीं पा सका था क्योंकि वो एक बददियानत अंग्रेज़ एसपी से टक्कर ले बैठा था। एक रात हम सब इकट्ठे बैठे तो अजीब व गरीब वारदातों पर बातें होने लगीं। पुलिस की निगाह में तो कोई भी वारदात अजीब नहीं होती क्योंकि इंसान और मुजरिमाना ज़हनियत का चोली दामन का साथ है। इंसान की फितरत को माहिर नफ्सियात समझते हैं या पुलिस के तजुर्बेकार अफसर। पुलिस किसी मुश्तबा का चेहरा और हरकतें देखकर बता सकती है कि इस शख्स का वारदात से ताल्लुक़ है या नहीं। असल काम ये होता है कि इससे इकबाल जुर्म कराया जाए और इसके खिलाफ केस साबित किया जाए। आजकल पुलिस चेहरा शनासी और इंसान की पहचान में इतनी माहिर हो गई है कि थाने में कोई रिपोर्ट आ जाए तो थाने का अमला रिपोर्ट देने वाले के चेहरे को और जिसके खिलाफ वो केस करना चाहता है उसके चेहरे को देखकर बता देता है कि दोनों कितने कितने की असामियां हैं और इनमें से कौन सी गाय ज़्यादा दूध देने वाली है। मैं ये कह रहा था कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए कोई बात और कोई वारदात अजीब व गरीब नहीं होती। फिर भी बाज़ वारदातें तजुर्बेकार थानेदारों को भी चौंका देती हैं। कुछ दिन गुजरे, मुझे जगमोहन याद आ गया और ये भी याद आया कि उसने एक वारदात सुनाई थी जो मैंने मुख्तसर सी लिख कर रख ली थी। पुराने कागजात की तलाशी ली तो इस वारदात के 2-3 कागज़ मिल गए। मुख्तसर सी तहरीर के अधूरे अधूरे फ़िक्रों से मेरे जहन में सारी कहानी इस तरह ताज़ा हो गई जैसे गुज़िश्ता रात की बात है कि जगमोहन सिंह मेरे पास बैठा मुझे ये कहानी सुना रहा था और मैं इस पर जिरा कर रहा था कि ये कैसे हुआ और तुमने ये क्या सोच कर किया वगैरह वगैरह। ये कहानी आपको इसलिए अच्छी लगेगी कि इसमें एक शेर के शिकार का किस्सा भी है। मैं आपको ये कहानी अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। किस्सा बहुत पुराना है। आप आजकल मेलों और उर्सों पर सर्कस देखते होंगे। ये लोग सर्कस के नाम की तौहीन करते हैं। ये नट और मामूली से किस्म के बाजीगर होते हैं। हमारे वक्तों में वो सर्कस थे कि बाज़ करतब जादू के खेल लगते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इनके शेर और चीते जब पिंजरों से निकलकर खुले पिंजरे जैसे रिंग में आते थे तो उनकी गर्ज और उनकी गुस्सैली चौकड़ियों से पता चलता था कि ये जंगल का शाही खानदान है और इन पर कंट्रोल करने वाला जुर्रत और अक्ल का मालिक है। कभी कभी ऐसा वाक़या भी सुनने में आता था कि किसी शेर या चीते ने इन सब करतब कराने वालों को चीर फाड़ दिया। ये सर्कस सफरी होते थे। हर सर्कस की अपनी बुक कराई हुई पूरी रेलगाड़ी होती थी। ऐसे लगता था जैसे एक कस्बे की आबादी में चिड़ियाघर सफ़र कर रही हो। ऐसे सर्कस भारत के एक शहरनुमा कस्बे करीमगंज में आया हुआ था। ये शहर नेपाल और भारत की सरहद से कोई 35 मील दूर था। इस सर्कस के मालिक का नाम राजन था। जगमोहन सिंह उस वक्त सब इंस्पेक्टर था और करीमगंज के थाने का एसएचओ था। राजन के सर्कस को यहाँ आए हुए 10-12 दिन हो गए थे। एक रात शो ख़त्म होने के 2-2.5 घंटे बाद सर्कस के उन खेमों में आग लग गई जिसमें सर्कस के कारिंदे वगैरह रहते थे। वो मैदान था जो ज़्यादा वसी नहीं था, इसलिए खेमे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। शो रात 12 बजे के लगभग ख़त्म हुआ था। आग उस वक्त लगी जब सर्कस वाले थके हुए गहरी नींद सोए हुए थे। वहाँ पानी की इफरात थी। करीबी एक कुदरती तालाब था। सर्कस के लोग जागे और जो बर्तन हाथ आया लेके उठ दौड़े और तालाब से पानी ला लाकर चलते हुए खेमों और दरिंदों के पिंजरों पर फेंकने लगे। शहर के लोग भी शोर शराबे से जाग उठे और सर्कस वालों की मदद को पहुंच गए। जगमोहन सिंह शहर का एक जिम्मेदार अफसर था। वो भी आ गया।
उसने मुझे बताया कि परिंदों, घोड़ों, हाथियों और बंदरों ने जो शोर गुल बपा किया, इससे दिल पर खौफ तारी हो रहा था। 1 घंटे में लोगों ने आग बुझा दी। जगमोहन सिंह अपने घर चला गया। उसका ख्याल था कि सर्कस वाले पेट्रोमैक्स लैंप और लालटेनें चलाते हैं। किसी की बेहतियाती से कोई लालटेन उलट गई होगी, जिससे आग लगी और फैल गई। बहरहाल जगमोहन सिंह ने इसे हादसा या इत्तफाकी आग समझा। सुबह हुई तो सर्कस का रिंग मास्टर और 2 और सूबेदार आदमी थाने गए और जगमोहन सिंह को रिपोर्ट दी कि आग लगी नहीं, लगाई गई थी। उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान ये बताया कि सर्कस का मालिक राजन जिंदा जल गया है और उसकी लाश जले हुए खेमे में जमीन पर औंधे मुंह पड़ी है। दूसरा नुकसान ये बताया कि पिंजरे से एक शेर निकल गया है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। इससे जाहिर होता था कि किसी ने पिंजरा खोला और जब शेर निकल गया तो इस आदमी ने पिंजरा बंद कर दिया। उन्होंने तीसरा नुकसान ये बताया कि एक निहायत आला घोड़ा भी गायब है, जो बड़े दिलचस्प करतब दिखाया करता था। उन्होंने घोड़े का हुलिया भी बताया। सर्कस के शेरों वगैरह के पिंजरे दरवाज़ों के किवाड़ों की तरह नहीं खुलते। एक तरफ सलाखों का दरवाज़ा होता है जो पिंजरे के ऊपर खड़े होकर ऊपर खींच लिया जाता है। शेर रिंग में आ जाता है, जो एक गोल और खुला हुआ पिंजरा होता है। सर्कस के इन आदमियों ने कहा कि शेर खुद तो पिंजरे का दरवाज़ा ऊपर नहीं उठा सकता था। वो राजन की मौत और शेर की रिहाई को एक जुर्म की 2 कड़ियाँ बता रहे थे। जगमोहन सिंह ने उनसे कहा कि वो बात बिल्कुल साफ करें कि इन्हें ऐसा शक क्यों है। वो कोई ठोस शक बयान न कर सके। 8-9 खेमे जल गए हैं। रिंग मास्टर ने, जो एंग्लो इंडियन था, कहा। इनमें सर्कस के कारिंदे सोए हुए थे। वो जलते हुए खेमों में से निकल गए थे। राजन क्यों नहीं निकल सका? ये एंग्लो इंडियन खासा ज़हीन मालूम होता था। उसने कहा, वो अपनी चारपाई से नीचे पड़ा था। क्या वो फौरन ही इतना बेबस या बेहोश हो गया था कि वो खेमे से निकल न सका और वहीं औंधे मुँह गिर पड़ा? उसे शराब ने बेबस और बेहोश कर रखा होगा। जगमोहन ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग पानी की तरह शराब पीते हैं। राजन मुझसे ज़्यादा नहीं पीता। सर्कस के एक और आदमी ने कहा, यह सही है कि शराब का नशा इंसान को बेहाल कर देता है, लेकिन जान का खतरा आ पड़े तो नशा फौरन उतर भी जाता है। हम रिपोर्ट लेकर आए हैं, रिंग मास्टर ने कहा, और हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप चलकर तफ्तीश करेंगे। एक बड़ा अहम आदमी कत्ल हो गया है और हमारा एक शेर और एक बड़ा ही कीमती घोड़ा गायब है। क्या आपको ये शक है कि शेर और घोड़ा चोरी हुए हैं? जगमोहन ने पूछा। शक नहीं, यकीन, रिंग मास्टर ने जवाब दिया। घोड़ों तक आग नहीं पहुंची थी। घोड़े बिदकते और हिनहिनाते रहे थे। इनके पिछले पांव मजबूत रस्सों से बंधे हुए थे। इनसे कोई घोड़ा आज़ाद नहीं हो सकता था। आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाएंगे कि हर घोड़े की पिछली टांगों में टखनों के करीब चमड़े के कॉलर चढ़ाए जाते हैं। ये कॉलर कुत्ते के पट्टे की तरह बुकल से बंद किए जाते हैं। उनके साथ मजबूत रस्सा होता है या जंजीर जो मजबूत कील के साथ बंधी हुई होती है। इस घोड़े के पाँव के दोनों पट्टे खुले हुए थे। इन्हें सिर्फ इंसानी हाथ खोल सकते थे। जगमोहन सिंह को केस रजिस्टर करना पड़ा, लेकिन सिर्फ घोड़े और एक शेर के चोरी का। कत्ल का केस वो लाश देखकर और यकीन करके कि ये वाकई कत्ल की वारदात है, फिर रजिस्टर करना चाहता था। सर्कस के ये आदमी टलने वाले नहीं थे, न जगमोहन इन्हें टालना चाहता था। वो उनके साथ चला गया। जले हुए खेमे में से राजन की लाश उठाई नहीं गई थी। जगमोहन सिंह को राजन के खेमे तक ले गए। रात हवा कुछ तेज चली थी। खेमा जला और उसकी राख नीचे गिरने की बजाय उड़ती रही। राजन की लाश जमीन पर पेट के बल पड़ी थी। जगमोहन सिंह ने लाश को गौर से देखा तो एक खास चीज़ नजर आई। आप इस मुहावरे से वाकिफ होंगे कि जल गई रस्सी पर बल न गया। ये मुहावरा रस्सी के मुतालिक है। रस्सी जलकर राख हो जाती है, मगर राख की शक्ल में उसके बल बदस्तूर मौजूद रहते हैं। राजन ने जली हुई 2 रस्सियां देखी। एक की राख लाश की टखनों के साथ जमीन पर थी और दूसरी लाश की पीठ पर। लाश के दोनों बाजू पीठ पर थे। कलाइयाँ मिली हुई थीं। जगमोहन सिंह ने रिंग मास्टर से कहा, यह कत्ल की वारदात है। मकतूल के हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे। हाथ पीठ पीछे बांधे गए थे और ये चारपाई से गिरा नहीं, बल्कि आग लगने से पहले जमीन पर पड़ा हुआ था। सफरी फोल्डिंग चारपाई जलकर राख हो चुकी थी। वहाँ एक स्टूल था, 2 कुर्सियाँ और एक तिपाई थी और एक छोटी सी मेज। सब कुछ राख हो गया था। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ।
जली हुई रस्सी की राख इतनी नुमायां नहीं थी कि हर कोई देखकर कह सकता कि ये जली हुई रस्सी है। ये जगमोहन की अकल थी कि उसने उसे जली हुई रस्सी कहा था। रिंग मास्टर ने ठीक कहा था कि राजन भाग सकता था। जगमोहन ने भी सोचा कि राजन के कपड़ों को अगर आग लग गई थी और वो बेदार होने तक खासा जल भी चुका था, तो भी वो चंद कदम तो भाग ही सकता था। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। जगमोहन खैमे की दूसरी एशिया को देखने लगा। मेज की राख पर एक लैंप पड़ा था जो मिट्टी के तेल से जलता था। इसकी चिमनी टूटी हुई थी। जगमोहन सिंह ने रिंग मास्टर से पूछा कि क्या ये लैंप राजन के खैमे में जला करता था। रिंग मास्टर ने बताया कि ये राजन का लैंप है। जगमोहन सिंह ने देखा कि इस लैंप का उस जगह से ढकना गायब है जहां तेल डाला जाता था। उसने सबसे कहा कि खैमे के इर्द गिर्द देखें, लैंप का ढकना कहीं पड़ा मिल जाएगा। ढकना चूड़ीदार होना चाहिए था। जगमोहन का दिमाग गहराई में चला गया था। उसे ही शक हुआ था कि राजन को रस्सियों से बांधकर जमीन पर फेंका गया और लैंप का ढकना उतारकर लैंप का तेल इधर उधर छिड़ककर आग लगा दी गई। तेल राजन पर भी छिड़का गया होगा। जलकर लाश की हालत ऐसी हो गई थी कि देखी नहीं जाती थी। पहने हुए कपड़ों का निशान तक न था। यहाँ मैं फिर जगमोहन सिंह की अकल की तारीफ करूँगा कि उसने लैंप का ढकना उतरा हुआ देखकर ये सुराग हासिल किया कि इस लैंप का तेल खैमा जलाने के काम आया है। आप जरा इस खैमे को तस्वुर में लाएं जिसमें बहुत सा सामान जलकर राख हो गया और खैमा भी जल गया था। वहाँ एक लैंप पर किसी की नज़र जा सकती थी जो आग की तपिश से स्याह हो गया था और जिसका शीशा यानी कि चिमनी टूट गई थी। लैंप का ढकना तलाश के बावजूद न मिल सका। इतनी राख में छोटा सा ढक्कन कहाँ मिल सकता था। ये जगमोहन की खुशकिस्मती थी कि लोगों ने दूसरे खैमों पर पानी फेंका था। राजन का खैमा पानी से बचा रहा था। इसकी वजह ये मालूम हुई कि लोगों के बेदार होने तक राजन का खैमा जल चुका था। यह खैमा दूसरों से ज़रा अलग थलग था। तेज़ हवा इसके चलते हुए चीथड़े उड़ाकर दूसरे खैमों तक ले गई। या यूं भी हुआ होगा कि आग लगाने वाले ने किसी दूसरे खैमों को भी आग लगा दी होगी जो बाकी खैमों के साथ था। जगमोहन सिंह ने लाश की बरामदगी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के कागजात तैयार किए, गवाहों के दस्तखत लिए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। आम किस्म का पोस्टमार्टम इस शहर में हो सकता था। जगमोहन सिंह ने रिंग मास्टर और सर्कस के दूसरे जिम्मेदार आदमियों से कहा कि इनका सर्कस सफरी है, लेकिन अब इन्हें तफ्तीश मुकम्मल होने तक यहीं रहना पड़ेगा। एंग्लो इंडियन रिंग मास्टर बहुत तेज आदमी था। मालूम होता था कि राजन को वो अपना सगा भाई समझता था। उसने कहा कि वो पूरा 1 साल सर्कस को यहीं पर रखेगा। कातिल मिलना चाहिए। जगमोहन सिंह ने पिंजरा देखा जिसमें से शेर निकल गया था। फिर वो जगह देखी जहाँ से घोड़ा खोला गया था। पट्टे का बुक्कल टूटा हुआ नहीं, खुला हुआ था। उसे घोड़ा नहीं खोल सकता था। जगमोहन सिंह ने सर्कस के कारिंदों पर नजर दौड़ाई जो इधर उधर काम काज में मसरूफ थे या पुलिस को देख रहे थे। उसे 7-8 नौजवान लड़कियां दिखाई दी जो जिस्मों की साख्त के लिहाज से तो दिलकश थी ही, नक्शो निगार के लिहाज से वो बहुत ही हसीन थी। ये सर्कस की लड़कियां थीं जो मुख्तलिफ करतब दिखाती थीं। जगमोहन सिंह को पहला ख्याल ये आया कि वो इनमें से किसी भी लड़की की खातिर 2-4 आदमियों को तो कत्ल कर ही सकता है और उसे हासिल करने के लिए पूरे सर्कस को आग लगा सकता है। लड़कियों के हुस्न और सरापे में बहुत ही कशिश थी और ये बुज़दिल आदमी को भी मुश्तइल करके उससे किसी भी शख्स को कत्ल करा सकती थीं। लड़कियों के हुस्न और जिस्मानी सरापे में अंगेज थी और ये बुज़दिल आदमी को भी मुश्तइल करके उससे किसी को भी कत्ल करा सकती थीं। जगमोहन सिंह रिंग मास्टर और एक और आदमी को अपने साथ थाने ले गया। यह आदमी उसे रिंग मास्टर की तरह ज़हीन नजर आया था। जगमोहन सिंह ने थाने ले जाकर इन्हें बताया कि वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह हादसा नहीं, बहुत बड़े जुर्म की वारदात है और अब उसकी ज़रूरत यह है कि रिंग मास्टर और दूसरा आदमी जिसे हम मदन कहते हैं, जगमोहन सिंह के साथ पूरा ताउन करें और उससे कुछ भी ना छुपाएं और कोई बात जो उनके लिए खास बिल्कुल मामूली सी हो उसे बताएं। जगमोहन सिंह ने सबसे पहले सर्कस की लड़कियों के मुतालिक शक का इजहार किया कि इनमें से कोई लड़की इस भयानक वारदात का बाइस बनी होगी। ये रकाबत होगी। राजन चूंकि सर्कस का मालिक था,
इसलिए उसने किसी ऐसी लड़की को अपने दोस्त बना रखा होगा जो किसी और को चाहती होगी। उस आदमी ने राजन को कत्ल कर दिया और सर्कस को भी तबाह करने की कोशिश की। इस सूरत में तो उस लड़की का और इस आदमी का गायब हो जाना जरूरी था। मदन ने कहा, कोई एक भी लड़की गैर हाजिर नहीं और सर्कस के तमाम आदमी भी मौजूद हैं। आप सर्कस की दुनिया से वाकिफ नहीं, रिंग मास्टर ने कहा। सर्कस की लड़कियों की ट्रेनिंग बचपन से शुरू की जाती है। इनके करतब आपने देखे हैं? तार पर चलना, एक पींग से दूसरी पींग पर उलटबाजी लगाकर जाना, जमीन पर करतब दिखाते हुए जिस्म को रबड़ की तरह दोहरा करना, वगैरह वगैरह। ये आपने देखा है। आपने ज़रूर सोचा होगा कि लड़कियों के जिस्मों में हड्डियां नहीं, ये तो रबड़ की बनी हुई हैं। इनके जिस्मों को हम वाकई रबड़ की मानंद कर देते हैं। इतनी लचक 30 साल से भी ज़्यादा उम्र तक बरकरार और कायम रखने के लिए हम इन पर गहरी नज़र रखते हैं। इन्हें हम बदकारी की तरफ नहीं जाने देते। किसी भी सर्कस का मालिक करतब दिखाने वाली किसी लड़की के साथ बेहुदा छेड़छाड़ नहीं करता, न इनमें से किसी को दोस्त बनाने की सोच सकता है। ये लड़कियां बहुत कीमती होती हैं। आप असमत फरोशों से वाकिफ होंगे, मदन ने कहा। कोई रकासा और कोई भी गाने वाली आपको अपने नाच गाने से खुश करेगी, मगर खुद को नहीं बेचेगी, क्योंकि उसकी आवाज़ में जो सोज होता है वो उसे बरकरार रखना होता है। इसीलिए नाचने वालियाँ बुढ़ापे तक नाचने के काबिल रहती हैं और गाने वालियाँ ज़ईफ़ी में भी अच्छी तरह गा सकती हैं। इसी तरह हम सर्कस की लड़कियों को जवानी ढल जाने तक करतब दिखाने के काबिल रखते हैं। राजन शराब पीता था, रिंग मास्टर ने कहा। हर तरह की अय्याशी करता था, लेकिन अपने सर्कस के अंदर नहीं। जब सर्कस किसी बड़े शहर में जाता था तो राजन बाहर से अय्याशी का सामान ले आता था। जगमोहन को फिर भी इत्मीनान न हुआ। उसने बहुत जिरा की। वो कहता था कि सर्कस में क्या मर्द क्या लड़कियां, सब इंसान हैं और इंसान अपनी फितरत के मुतालबों को दबा नहीं सकता। इस जिरा में रिंग मास्टर और मदन ने एक लड़की का नाम बताया जो राजन को पसंद करती थी और वो कभी कभी राजन के खेमे में जाया करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि राजन उसे बुरी नीयत से नहीं बल्कि उसके कमालात की वजह से पसंद करता था। जगमोहन की जिरा में ये बात भी सामने आई कि ये लड़की एक आदमी को बहुत पसंद करती थी। वो रस्से पर करतब दिखाया करता था। वो बहुत खूबरू और बड़े ही दिलनशी जिस्म का आदमी था। राजन को इनकी मुलाकातों की रिपोर्ट मिली तो उसने दोनों को तंबीह की थी और समझाया भी था कि उनके जिस्म ही इनकी रोज़ी का जरिया हैं। जिस्म जितनी जल्दी बेकार होंगे वो इतनी जल्दी बेरोज़गार होंगे। रिंग मास्टर और मदन ने बताया कि उनका कोई स्कैंडल नहीं सुना गया, मगर जगमोहन सिंह की तसल्ली न हुई। उसने इस लड़की और इस आदमी को थाने बुला लिया। लड़की की उम्र 17-18 साल थी। जगमोहन ने पहले उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि वो राजन को और राजन उसे किस हद तक पसंद करता था। जगमोहन ने उस लड़की की आंखें और नाक देखी तो साफ पता चलता था कि वो बहुत रोई है। अब जगमोहन ने उसके सामने राजन का नाम लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरा बाप था, उसने कहा। सर्कस की तमाम लड़कियां उसे अपना बाप समझती थीं। क्या वो इतना ज़्यादा शरीफ आदमी था? जगमोहन सिंह ने पूछा। सिर्फ हमारे साथ शरीफ था, लड़की ने जवाब दिया। वैसे वो बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं था। सर्कस जब किसी बड़े शहर में जाता था तो रात को शहर से कुछ न कुछ सामान ला के राजन अय्याशी करता था, लेकिन रस्ते पर करतब दिखाने वाला वो आदमी तो राजन को अपना बाप नहीं समझता होगा जो तुम्हें चाहता है? जगमोहन ने पूछा। राजन उसे तुमसे मिलने से रोका करता था। क्या ये आदमी राजन को अपना दुश्मन नहीं समझता था? नहीं, लड़की ने कहा। इनके दरमियान कोई दुश्मनी तो नहीं थी। राजन ने मिलने से रोका भी नहीं था, बस वो एहतियात करने को कहता था। जगमोहन ने इस लड़की के साथ बहुत दिमाग सोजी की और अपना तजुर्बा जहानत इस्तेमाल करके देख लिया। उसे लड़की और उसका चाहने वाला साफ नजर आए। लड़की चालाक और होशियार नहीं लगती थी। वो चालाक हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में वो सर्कस में आई और सर्कस में ही जवान हो गई थी। इन लड़कियों को बाहर के लोगों से मेल मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। वो सर्कस की कैदी थीं। जगमोहन सिंह ने मुझे बताया था कि वो भोली भाली लड़की थी। जगमोहन इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला आदमी नहीं था। उसने पूछगछ और जिरा जारी रखी। इस दौरान लड़की ने ये इंकशाफ किया कि चंद महीने गुजरे जब सर्कस किसी और शहर में था। एक आदमी ने इस लड़की से कहा था कि उसके साथ चले और वो उसे उससे दुगनी तनख्वाह दिलाएगा।
जो उसे इस सर्कस में मिलती थी। वो एक और बहुत बड़े सर्कस का आदमी था। सर्कसों वाले अमूमन एक दूसरे के अच्छे फनकारों को लालच देते और अपने सर्कस में ले जाने की कोशिश करते थे। लड़की ने ये पेशकश कबूल न की और राजन को बता दिया कि फलां सर्कस का आदमी उसे अपने सर्कस में चलने को कहता है। राजन ने सर्कस के मालिक को बड़ा सख्त और तौहीन आमेज पैगाम भेजा था। इस लड़की को राजन के इसी रद्द अमल का पता चला था। बाद में जगमोहन ने रिंग मास्टर और मदन से पूछा कि इन्हें इस सिलसिले में कुछ मालूम है। रिंग मास्टर ने बताया कि उसके साथ राजन ने जिक्र किया था। दूसरे सर्कस के मालिक ने राजन को इसके पैगाम के जवाब में धमकी भेजी थी कि अगर राजन ने फिर कभी उसे ऐसा पैगाम भेजा तो वो अपने पूरे सर्कस से हाथ धो बैठेगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इस सर्कस के मालिक ने राजन के सर्कस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वारदात कराई हो? जगमोहन ने पूछा। क्यों नहीं हो सकता? रिंग मास्टर ने कहा। वो सर्कस आजकल कलकत्ता में है, मैं वहां जाकर तहकीकात कर सकता हूँ। जगमोहन ने कहा, लेकिन मुखबिरी और जासूसी अगर आप लोग करें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आप अपने 2-3 ऐसे कारिंदे कलकत्ता भेजें जिन्हें उस सर्कस में कोई न पहचान सके और वो अपने घोड़े और शेर को पहचान सकें। जगमोहन ने उन्हें ये बात कह तो दी, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर घोड़ा उस सर्कस के किसी आदमी ने चोरी किया है तो घोड़े पर सवार होकर कलकत्ता तक पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं। शेर को किसी तरह कलकत्ते ले जाया गया होगा। शेर कुत्ता तो नहीं था कि गले में रस्सी डालकर साथ ले गए या उठाकर ले गए। शेर को पिंजरे समेत ले जाया जा सकता था, लेकिन पिंजरा रेलवे की मालगाड़ी से ही ले जाया जा सकता था। पिंजरा यहीं पड़ा था। उस जमाने में प्राइवेट ट्रक नहीं चलते थे। ये मुमकिन था कि मुलजिमों ने शेर का पिंजरा खोलकर शेर को भगा दिया और घोड़ा ले गए। बहरहाल रिंग मास्टर ने कहा कि वो 2 आदमी कलकत्ते भेज देगा। ये तो बात की बात है। जगमोहन सिंह लड़की से पूछगछ कर रहा था। घूम फिर कर बात फिर राजन के किरदार पर आ गई। जगमोहन अब इस शक पर आ गया था कि हो सकता है कि राजन ने इस कस्बे की किसी औरत को फांसने और अपने खेमे में बुलाने की कोशिश की हो या किसी लड़की को सर्कस में शामिल करने का लालच दिया हो। इस औरत या लड़की के लवाहिकीन को पता चल गया होगा और उन्होंने ये इंतकामी कार्रवाई की होगी। जब से तुम्हारा सर्कस यहाँ आया है? जगमोहन ने लड़की से पूछा। इस शहर की कोई औरत राजन के खेमे में कभी आई है? मैंने 4-5 रोज गुजरे एक औरत को दिन के वक्त उसके खेमे में से निकलते देखा था, लड़की ने जवाब दिया। अगर वो औरत तुम्हारे सामने आए तो उसे पहचान सकती हो? नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मैं उसकी उम्र नहीं बता सकती क्योंकि चेहरा नहीं देखा था। राजन के अखलाक की बातें हो रही थीं। लड़की से पता चला कि राजन ने शादी की ही नहीं थी। लड़की पहले बता चुकी थी कि राजन शरीफ आदमी नहीं था। अब फिर बात हुई। लड़की ने बताया कि राजन कारोबार और लेन देन के मामले में दयानतदार नहीं था। सर्कस के कारिंदों को वक्त पर तनख्वाह दे देता था, लेकिन जिन दुकानदारों या ठेकेदारों से जानवरों के लिए चारा, दरिंदों के लिए गोश्त और इंसानों के लिए राशन पानी आता था, इन्हें वो पीछे फिरा फिरा कर पैसे देता और अक्सर उनकी कुछ रकम मार लेता था। लेन देन के सिलसिले में वो किसी न किसी के साथ लड़ता झगड़ता ही रहता था। ये शेर जो निकल गया है, यह हमारे पास उस वक्त आया था जब इसकी उम्र 3-3.5 महीने थी, लड़की ने बताया। राजन ने अभी तक उसकी कीमत अदा नहीं की। शेर की उम्र 2 साल हो गई है। जो आदमी इस बच्चे को लाया था वो 4-5 रोज पहले भी आया था। वो जब भी आता था, राजन उसे शराब पिलाकर कुछ देर अपने साथ रखता और फिर उसे चलता कर देता था। इसके साथ भी राजन का लड़ाई झगड़ा रहता होगा? जगमोहन ने पूछा। इस आदमी के साथ राजन के अजीब से ताल्लुकात थे, लड़की ने कहा। कभी शक होता था जैसे इनकी गहरी दोस्ती है। कभी मैंने इन्हें एक दूसरे को धमकियां देते भी देखा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं इनकी हर मुलाकात के वक्त इनके साथ नहीं होती थी। जगमोहन ने उससे पूछा कि वो रिंग मास्टर और मदन के सामने भी राजन की इस बददियानती और कारोबार में बद अखलाकी की बातें करेगी? लड़की ने कहा कि वो उनके सामने ये बातें करने से नहीं डरेगी। जगमोहन ने रिंग मास्टर और मदन को अंदर बुला लिया और उन्हें बताया कि ये लड़की राजन के मुतालिक ये बातें बता रही है। राजन में ये बहुत बड़ी खराबी थी, रिंग मास्टर ने कहा। वो दूसरों की रकमें दबा लेता था। इस लड़की ने आपको ठीक बताया है। मैंने आपसे कहा था
کہ کوई बज़ाहिर बेमायनी और मामूली सी बात आपके जहन में आए तो वो भी मुझे बताएं। जगमोहन ने कहा, आपने इतनी अहम बात मुझे नहीं बताई। इस लड़की की बातों से मेरे जहन में आता जा रहा है कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है। कत्ल का एक बाइस ये हो सकता है कि शहर की कोई औरत उसके पास आती थी या उसने इस औरत को कोई झांसा देकर अपने खेमे में बुलाया था। इस औरत के लवाहिकीन ने राजन से इंतकाम लिया है। दूसरा बाइस ये हो सकता है कि उसने किसी ऐसे व्यापारी या ठेकेदार के बिल की अदायगी रोक ली होगी जिसका ताल्लुक गुंडों और बदमाशों के साथ है। आपको शायद इल्म नहीं कि करीमगंज के बदमाश सारे सूबे में मशहूर हैं। ये सुराग रसानी तो आपको करनी है। मदन ने कहा, मैं तो करूँगा ही। जगमोहन ने कहा, आप यूँ करें कि मुझे उन ठेकेदारों और दुकानदारों के नाम पते दें जो सर्कस को गोश्त और दीगर माल सप्लाई करते थे। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि वो आदमी कौन है जिसने सर्कस को ये शेर दिया था जो पिंजरे से निकल गया है। रिंग मास्टर और मदन ने उस आदमी का नाम गोमल बताया और उसके मुतालिक ये बताया कि वो उन जंगलों में रहता है जो नेपाल की सरहद से भी आगे चले जाते हैं। चूँकि ये सर्कस कुछ अरसे से इसी सूबे में घूम रहा था इसलिए ये आदमी राजन से मिलता रहता था। उसने सर्कस को लंगूरों और बंदरों के बच्चे सप्लाई किए थे। एक रीछ का बच्चा भी सप्लाई किया था और आखिर में वो शेर लाया था। उस वक्त ये शेर बच्चा था। गोमल ने उसे 3-4 महीने अपने पास रखा था। इससे ये हुआ कि बच्चा उससे मानूस हो गया। गोमल बच्चे को यहाँ लाया तो गोमल के सिवा किसी और के हाथ नहीं आता था। ये रिंग मास्टर दरिंदों को सुधारना जानता था लेकिन इस बच्चे के साथ उसे कुछ मुश्किल पेश आई। वो इसे सुधार सकता था लेकिन राजन ने गोमल से कहा कि वो सर्कस के साथ रहे और इस बच्चे को सधाए। गोमल ने वहीं रहना शुरू कर दिया। रिंग मास्टर की हिदायत के मुताबिक गोमल बच्चे को सुधाता रहा और बच्चा 1.5-2 साल का होकर पूरा शेर बन गया। ये बब्बर शेर नहीं था, धारीदार था जिसे टाइगर कहते हैं। इसे पिंजरे में रखा जाता था क्योंकि ये जवान शेर था। सिर्फ गोमल था जिसे देखकर ये शेर पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता और गोमल के हाथ चाटता था। कोई दूसरा करीब जाता तो शेर गुस्से में आ जाता था। रिंग में आकर रिंग मास्टर को परेशान नहीं करता था। गोमल का काम ख़त्म हो चुका था, वो चला गया। रिंग मास्टर और मदन को मालूम नहीं था कि राजन ने शेर की कितनी कीमत और उसे सधाने के लिए गोमल की कितनी उजरत तय की थी। उन्हें सिर्फ ये मालूम था कि राजन ने गोमल को कीमत अदा नहीं की थी, उजरत शायद कम ही दी थी। अलबत्ता राजन ने गोमल को अपना दोस्त बना लिया था और उसे शराब पिलाता था। उसका और गोमल का आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। 2-3 बार रिंग मास्टर ने गोमल से कहा कि वो राजन के साथ बदतमीजी न किया करे। गोमल ने उसे बताया कि राजन उसे शेर की कीमत अदा नहीं कर रहा। रिंग मास्टर ने राजन से कहा कि वो इस जंगली को पैसे दे दे और इसे चलता करे। राजन ने कहा कि शेर की कीमत जितनी तो ये उससे शराब पी चुका है। मुख्तसर ये कि उनकी आपस में चपकलिश चल रही थी। आग लगने से 3-4 रोज़ पहले भी गोमल आया था। वो अपने सदाए हुए शेर के पिंजरे के सामने जा खड़ा हुआ तो शेर उसे देखकर बेचैन हो गया। गोमल ने हाथ पिंजरे के अंदर किया तो शेर उसके हाथ को चाटने लगा। गोमल ने यह खतरनाक हरकत की कि पिंजरे का दरवाज़ा ऊपर उठा दिया। शेर बाहर आ गया और गोमल के पाँव में लोटपोट होने लगा। देखने वाले इधर उधर भाग गए लेकिन शेर ने गोमल के सिवा किसी और तरफ तवज्जो ही न दी। गोमल ने इशारा किया तो शेर उछलकर पिंजरे में चला गया। गोमल ने दरवाज़ा, जो दरअसल सलाखें थीं, नीचे कर दिया। ये कोई अजीब बात नहीं कि शेर इंसान के साथ इतना प्यार करता है, रिंग मास्टर ने कहा। शेर कुत्ते की तरह प्यार करना जानता है। गोमल ने तो उसे अपने हाथ से दूध पिलाया था और शेर उसी के हाथ से खा खा कर जवान हुआ था। मैं दरिंदों की फितरत को अच्छी तरह समझता हूँ। जंगल में भी वही शेर खतरनाक होता है जो भूखा हो या जिसके मुंह इंसानी खून और गोश्त लग गया हो, या शेर उसके लिए खतरनाक होता है जिससे उसे डर हो, वरना शेर हमला नहीं करता। गोमल के मुतालिक रिंग मास्टर और मदन ने बताया कि वो है तो जंगली लेकिन मामूली किस्म का आदमी मालूम नहीं होता। उसकी उम्र 35 साल के लगभग बताई गई। शक्ल व सूरत बहुत अच्छी और उसका जिस्म फुर्तीला था। उसकी आंखों में ऐसा तासुर था जिससे मालूम होता था कि वो दिलेर और पुरस्कार आदमी है। जगमोहन सिंह ने
कोमल के मुतालिक बहुत कुछ पूछा जो उसे बताया गया, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ का रहने वाला था। सिर्फ ये मालूम था कि वो फलां जंगलों में रहता है। इतने वसी जंगल में उसकी तलाश आसान नहीं थी, ताहम उसे तलाश करना था जिसके लिए वक्त दरकार था। पुलिस के लिए किसी की तलाश नामुमकिन नहीं होती, वक्त बहुत चाहिए। दिन गुजर गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। इसके मुताबिक मौत जलने से वाक़ई हुई थी। डॉक्टर ने यह भी लिखा था कि मकतूल के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। कपड़ा जो मुंह से बाहर था वो जल गया था। इससे मकतूल के होंठ जलकर सूज गए और आपस में मिल गए थे। अंदर का कपड़ा नहीं जला था। जगमोहन ये कपड़ा पहले नहीं देख सका था क्योंकि लाश के होंठ बंद और पूरी तरह सूजे हुए थे। जगमोहन सिंह ने अपने इलाके के डीएसपी को वारदात की रिपोर्ट और उस वक्त तक जो कार्रवाई की थी भेज दी थी। डीएसपी अंग्रेज था। जगमोहन ने रिंग मास्टर मदन और लड़की को भेज दिया और उस आदमी को अपने साथ रखा जो इस लड़की को चाहता था। उससे जगमोहन ने रात बहुत देर तक पूछताछ जारी रखी और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शख्स के दिल में इस लड़की की मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन राजन की दुश्मनी नहीं। दूसरे दिन रिंग मास्टर ने थाने जाकर जगमोहन को 2 आदमियों के नाम बताए। ये दोनों सर्कस को जानवरों और खाने पीने का सामान सप्लाई करते थे। जगमोहन ने दोनों को बुला लिया और एएसआई से कहा कि मुखबिरों से कहो कि ये मालूम करें कि इनके ठेकेदारों के ताल्लुकात गुंडों और बदमाशों से हैं या नहीं। अगर हैं तो वो कौन हैं। ठेकेदार आ गए। जगमोहन ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। मालूम हुआ कि दोनों की खासी रकम राजन ने अदा नहीं की। दोनों का राजन के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। दोनों ने राजन से कहा था कि वो बिल अदा कर दे वरना वो सप्लाई रोक देंगे। राजन ने उन्हें कहा था कि रोक लो, मैं बिल अदा किए बगैर सर्कस को अगले शहर ले जाऊंगा। उन्होंने सप्लाई न रोकी। राजन ने दोनों को थोड़े थोड़े पैसे दे दिए। इन दोनों को जगमोहन ने तफ्तीश में बहुत रगड़ा। 3-4 घंटे गुजर गए थे। इनमें से एक के मुतालिक एक मुखबिर ने आकर इत्तला दी कि उसका दोस्ताना 2 गुंडों के साथ है। इन 2 में से एक 2 बार का सजा याफ्ता था। जगमोहन ने इन दोनों को भी बुला लिया। फिर दोनों ठेकेदारों से अलग अलग और दोनों गुंडों से अलग अलग पूछताछ शुरू हो गई। इस किस्म के मुश्तबा अफराद से तफ्तीश किसी और अंदाज से की जाती है। गुंडों पर जगमोहन ने 3rd डिग्री तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन किसी ने भी इकबाल जुर्म न किया। जगमोहन सिंह ने इन्हें छोड़ा नहीं, थाने में ही बिठाए रखा। उस रोज़ डीएसपी भी आ गया। ये वारदात संगीन थी। अंग्रेज अपने कानून की और अम्न अम्मा की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करता था। यही वजह थी कि थानेदार दिन रात एक किए रखते थे और जो थानेदार चाय पानी के आदी थे उन्हें तो और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी क्योंकि चाय पानी पर पर्दा डालना खासा मुश्किल काम होता था। जगमोहन के डीएसपी ने चाय वारदात देखी, फिर जगमोहन की कार्रवाई देखी और उसे पूछा कि वो किस लाइन पर तफ्तीश कर रहा है। डीएसपी ने दोनों ठेकेदारों से कहा कि जब तक वो पुलिस को यकीन नहीं दिला देते कि वो बेगुनाह हैं, इन्हें थाने से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इससे जगमोहन सिंह का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। जगमोहन ने डीएसपी को कोमल के मुतालिक तफसील से बताया। डीएसपी ने उसे कहा कि वो इन जंगलों के इलाके के तमाम थानों को इतला भिजवा दे जिसमें कोमल और घोड़े के हुलिये लिखे जाएं। शहर के मुतालिक कोई कुछ नहीं कह सकता था कि कहाँ गया। थानों को ये इतला डीएसपी ने खुद भिजवा दी। डीएसपी के जाने के बाद जगमोहन ने तफ्तीश जारी रखी। उधर रिंग मास्टर और मदन ने सर्कस को रवां कर लिया। उन्हें तनख्वाहें देने के लिए सर्कस को चलाना था। वक्त गुजरता गया और 3 महीने गुजर गए। सर्कस वहीं रहा, हालांकि उसकी आमदनी अच्छी खासी कम हो गई थी। डीएसपी खुद भी तफ्तीश में दिलचस्पी लेता रहा, लेकिन बात वहीं पर थी जहां पहले दिन थी। रिंग मास्टर कभी जगमोहन सिंह के सर पर जा सवार होता, कभी डीएसपी के यहाँ चला जाता। अगर वो खामोश रहता तो जगमोहन डीएसपी की इजाज़त लेकर केस को अदम पता करार देकर फाइल कर देता। जगमोहन की तरफ से केस अदम पता ही था, उसका वजूद सिर्फ फाइल में रह गया था या इसे रिंग मास्टर और मदन ने जिंदा रखा हुआ था। इन्हें राजन की मौत का इतना गम नहीं था, बल्कि वो खुश नज़र आते थे। राजन का कोई वारिस नहीं था।
जो उसकी जगह सर्कस का मालिक बनता। अब रिंग मास्टर और मदन उसके मालिक थे। वो मुजरिम को भी इसलिए पकड़ने पर जोर दे रहे थे कि इन्हें डर था कि मुजरिम अगर सर्कस का कोई कारिंदा है तो न पकड़े जाने की सूरत में वो ऐसी ही वारदात दोबारा करेगा और सर्कस तबाह हो जाएगा। एक रोज जगमोहन सिंह को डीएसपी का फोन मिला। उसने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा मुलजिम मिल गया है, जल्दी आओ। जगमोहन उसी वक्त रवाना हो गया। डीएसपी 25 मील दूर बड़े शहर में रहता था। डीएसपी ने उसे ये कहकर रेस्ट हाउस में भेज दिया कि वहां उसे एक अंग्रेज मेजर पीटर हॉल मिलेगा और वो इस मेजर की सारी कहानी सुनकर 30-35 मील दूर जाने की तैयारी करे। जगमोहन रेस्ट हाउस में चला गया जहां मेजर पीटर मौजूद था। अंग्रेज ऑफिसर बड़ी साफ उर्दू बोला करते थे। मैंने उसे एक दिलचस्प कहानी समझकर तुम्हारे डीएसपी को सुनाई थी, मेजर पीटर ने जगमोहन सिंह से कहा, लेकिन वो खुशी से चौंक पड़ा और कहने लगा कि ये शख्स जिसने अपना नाम कोमल बताया है हमें मतलूब है। मैं नौतानवा के जंगल में शिकार खेलने गया था, वहाँ शेर मिल जाते हैं। वहाँ मैं रेस्ट हाउस में ठहरा। मुझे इस जंगल के एक बाशिंदे का इंतजार था जिसका नाम मुझे कोमल बताया गया था और मुझे यकीन दिलाया गया था कि वो न सिर्फ माहिर शिकारी है बल्कि शेर को घेर कर सामने लाने का भी माहिर है और वो जंगल का भेदी है। वो दरिंदों के बिछे हुए और बुझे हुए नकूशे पा भी पहचान कर बता दिया करता है कि दरिंदा किस तरफ गया है। मुझे वहाँ के नंबरदार ने बताया कि कोमल अगले रोज पहुँच जाएगा। मैं दिन के पिछले पहर सैर के लिए बाहर निकल गया। वहाँ कुदरती पौधे और दरख्त बहुत ज़्यादा थे। इससे 4-5 फरलांग दूर नौतानवा का गांव है जहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं और शहर में जाकर मजदूरी करते हैं। मैं इस गांव से दूर एक तरफ और चलता गया। कोई 1 मील दूर गया हूँगा कि आगे एक बरसाती नाला नजर आने लगा जिसके किनारे ऊंचे थे और वो नाला खुश्क था। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा पानी था। मुझे अपनी दाईं तरफ झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। शिकारी जंगल की ऐसी सरसराहट को नज़रअंदाज नहीं किया करते हैं। मैंने रुककर उधर देखा तो मेरी रगों में खून रुक गया और मैं बुत की तरह साकित हो गया। मुझसे 10-12 कदम दूर एक शेर खड़ा मुझे घूर रहा था और वो अपनी टांगें निहायत आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दोहरी कर रहा था जिस तरह शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए किया करते हैं। मेरे हाथ में राइफल नहीं थी। मुझे बताया गया था कि शेर यहाँ से दूर होते हैं, मगर ये शेर गांव और रेस्ट हाउस के करीब फिर रहा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि मौत का जायका क्या होता है। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता था कि शेर मुझको जिंदा को चीर फाड़ दे, मगर ये मेरे इख्तियार में नहीं था। खुदा का फैसला कुछ और था। शेर ने इस तरफ एक तरफ देखा और टांगें सीधी करके जमाई ली जैसे उसे मेरे साथ कोई दिलचस्पी ना हो। वो मुंह फेर कर आहिस्ता आहिस्ता चला गया। मेरी जान में जान आई। वो जंगल में गायब हो गया और दूर बरसाती नाले में नजर आया, फिर वहां से भी गायब हो गया। मैं वापस रेस्ट हाउस में आ गया। रात के वक्त मुझे गांव की तरफ से मवेशियों का शोरगुल सुनाई दिया। इनकी आवाज़ों से पता चलता था कि इन पर कोई खतरा आन पड़ा है। ज़रा ही देर बाद उस खतरे की आवाज़ भी सुनाई दी। ये शेर की आवाज़ थी जिसे शिकारी पहचानते हैं। मैं समझ गया कि शेर ने मवेशियों पर हमला कर दिया है। मैं इनकी मदद को नहीं पहुंच सकता था। सुबह हुई तो गांव के बहुत से आदमी मेरे पास आए। वो हिरासा थे। उन्होंने बताया कि रात को बहुत से मवेशी एक जगह इकट्ठे रखे जाते हैं। इनके इर्द गिर्द झाड़ियों की बाड़ है। रात को एक शेर बाड़ के अंदर आ गया। मवेशी डरकर चीखने और भागने लगे। नंबरदार दौड़ा गया। गांव के लोग शेर की आवाज़ सुनकर दुबके रहे। जब खामोशी हुई तो लोगों ने जाकर देखा, नंबरदार खून में डूबा पड़ा था। वो मर चुका था। शेर ने उसके एक पहलू से पेट फाड़ डाला था। सब लोगों ने मवेशियों को इकट्ठा किया तो पता चला कि एक बछड़ा कम है। जमीन पर निशान देखे शेर उसे घसीटकर ले गया था। मैं गांव में चला गया। नंबरदार की लाश उसके घर पड़ी थी। उसको देखकर शेर ने उसके सिर्फ पहलू में पंजे मारकर उसका पेट चाक कर दिया था।
जिस्म पर और कोई जख्म नहीं था। मैंने बाहर जाकर जमीन देखी। साफ नजर आ रहा था कि बछड़े को शेर घसीट कर किधर ले गया है। मेरे हाथ में राइफल थी। मैं इस निशान पर चलता गया। मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये शेर इंसान का गोश्त खाने का आदी नहीं, वरना वो नंबरदार की लाश उठा ले जाता। उसे एक जानवर की ज़रूरत थी। उसे बछड़ा पसंद आया और उसे मार कर ले गया। शेर वो खतरनाक होता है जो इंसान के गोश्त का आदी हो जाता है। गांव के लोगों ने मुझे बताया था कि इस गांव की ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि शेर गांव में आया है, वरना यहाँ दूर दूर तक शेर नज़र नहीं आता। मैं आगे चलता गया। बरसाती नाले में से भी गुजर गया, पार चला गया और 20-25 गज दूर मुझे मरा हुआ बछड़ा पड़ा नजर आ गया। मैं ज़रा करीब जाकर एक दरख्त पर चढ़ गया। बछड़ा साफ नजर आ रहा था। उसकी सिर्फ एक टांग खाई हुई थी। शेर कहीं नजर नहीं आ रहा था। 3-4 गीदड़ आ गए और गिद्ध भी आ गए थे। मैं खासी देर इधर उधर देखता रहा। शेर का नामो निशान नहीं था। मैं इस इरादे से वापस आ गया कि रात को इसी दरख्त पर वापस आऊंगा, और शेर अमूमन रात को अपने मारे हुए शिकार पर आया करता है। रेस्ट हाउस में आया तो बरामदे में एक दराज कद, बड़े मजबूत जिस्म और अच्छी शक्ल सूरत का एक आदमी बैठा था। उसके पास 2 नाली बंदूक थी। मेरा अर्दली उसके पास खड़ा था। उसने मुझे बताया कि यह आदमी वो शिकारी है जिसे मेरी रहनुमाई और साथ के लिए भेजा गया है। उस आदमी ने अपना नाम कोमल बताया। मैंने शिकार के दौरान ऐसे बहुत से आदमी देखे हैं। वो मरे मरे और झुके झुके से होते हैं, और अंग्रेज शिकारियों के सामने ये जाहिर करते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, ताकि अंग्रेज अफसर रहम करके ज़्यादा इनाम दे जाएं। लेकिन कोमल के चेहरे के तासुरात में और उसकी आंखों की चमक में खुद एतमादी और वक़ार सा था। उसने मुझे इस तरह सलाम किया जैसे वो मेरे ही ओहदे का अफसर हो। मुझे खुशी हुई कि मैंने पहला हिंदुस्तानी मददगार देखा है जो अपने आप को गुलाम और गरीब जाहिर नहीं कर रहा। मेरी नज़र उसके घोड़े पर पड़ी जो परे बंधा हुआ था। घोड़ा इतनी अच्छी नस्ल का था कि मुझे यकीन न आया कि जंगल का ये बासी इस घोड़े पर आया है। मैंने उससे पूछा, कोमल, ये घोड़ा कहाँ से लाए हो? उसने जवाब दिया कि ये 1.5-2 साल से उसके पास है। इन लोगों के पास घोड़े कहाँ? इनमें से कोई अय्याशी करे तो टट्टू किस्म की मरियल सी घोड़ी रख लिया करता था। मैं कुछ देर घोड़े को देखता रहा। जगमोहन सिंह ने मेजर पीटर हॉल से घोड़े का हुलिया पूछा। उसने हुलिया बताया तो जगमोहन ने उछलकर कहा, यही है। अब ठीक कहते हैं, ऐसा आला घोड़ा किसी जंगली के पास नहीं हो सकता। वो सर्कस का घोड़ा है। जगमोहन को घोड़े का हुलिया ज़बानी याद था। ये घोड़ा आम घोड़ों से वैसे भी बहुत मुख्तलिफ था। उसका रंग सफ़ेद था और उस पर हल्के और कुछ गहरे बादामी रंग के छोटे छोटे से दाग धब्बे थे। मैं कोमल को वहीं से अपने साथ गांव में ले गया। मेजर पीटर हॉल ने जगमोहन को सुनाया और उसे कहा कि वो इस शेर के पंजों के निशान पहचान ले। निशान बरसाती नाले की रेत और मिट्टी पर ज़्यादा साफ थे। कोमल ने ये निशान देखे तो वो एक निशान के पास बैठ गया। मैं उस पर झुक गया। उसके मुंह से बड़ी धीमी आवाज़ में ये अल्फाज निकले, यहाँ आ गया है। मैंने उससे पूछा, तुम इस शेर को जानते हो? वो चौंक पड़ा, जैसे उसे मालूम ही ना था कि मैं उसके साथ हूँ। उसने अजीब सी हंसी हंसकर कहा, हाँ साहब बहादुर, मैं इस शेर को पहचानता हूँ, लेकिन ये किसी इंसान पर हमला नहीं करेगा। मैंने उससे पूछा कि वो इस शेर को किस तरह जानता है। उसने अधूरे अधूरे से 2-3 अल्फाज मुंह से निकाले, फिर जैसे उसके जहन में माकूल जवाब आ गया हो, कहने लगा, हम लोग जंगल के भेदी हैं। किसी एक शेर या चीते के पाँव का निशान देख लें तो वो जहन में बैठ जाता है। मुझे इत्मीनान हो गया कि बड़ा ज़हीन गाइड और मददगार शिकारी मिल गया है। लेकिन शेर के पंजे के निशान देखकर उसके चेहरे पर मैंने जो तब्दीली देखी थी वो बिलावजह और बेमायनी नहीं थी। हम रेस्ट हाउस में आ गए। मेरे अर्दली ने मेरी आदत के मुताबिक विस्की की बोतल और गिलास मेरे आगे रख दिया। मैंने वैसे ही कोमल की तरफ देखा। वो विस्की की बोतल की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। मैंने एक और गिलास मंगवा कर उसे विस्की डाल दी। यह आदमी मुझे अच्छा लगा था और मुझे शक हो गया था कि ये शक खुद एक मुजस्सिम राज है या कोई और ख़ास बात है जिसे मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल यह आदमी मेरे लिए दिलचस्प था। अंग्रेज़ों की जहानत के मुतालिक मैं आपको एक बात बता दूं, इस कौम ने आधी दुनिया पर बादशाही की है। ये अंग्रेज़ों के औसाफ का करिश्मा था। अंग्रेज़ डिसिप्लिन, काम और दयानतदारी को अपना मजहब समझते थे।
ان میں انسان شناسی کا وصف خاص طور پر تھا۔ جس ملک پر حکومت کرتے تھے وہاں کے لوگوں کی نفسیات، معاشرت اور مذہب سے گہرائی تک واقفیت حاصل کر لیتے تھے۔ انسان کا چہرہ پڑھ کر اس کے ساتھ ناپ تول کر بات کرتے تھے۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے متعلق جو انگریز کو معلوم تھا وہ ہم خود بھی نہیں جانتے تھے۔ اس میجر نے گومل کو دیکھا تو وہ اس جنگلی میں دلچسپی لینے لگا۔ میجر پیٹر ہال نے جگموہن کو یہ دلچسپ کہانی سناتے ہوئے کہا، میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو مارنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس نے مویشیوں پر حملہ کیا تو اسے ایک بچڑا مل گیا۔ یہ اس کے لیے آسان شکار تھا، وہ اب مویشیوں پر ہی حملہ کرتا رہے گا اور یہ خطرہ بھی ہے کہ مویشیوں کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں، شیر کہیں انسان کے گوشت کو نہ چکھ لے۔ گومل نے کہا، آپ شیر کے شکار کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو آگے لے جاؤں گا جہاں آپ شیر کا شکار کھیل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تفریح کرانا چاہتا ہوں، ہم شیر کو زندہ پکڑیں گے۔ میں پنجرا بناؤں گا جو دراصل پھندا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا اور وہ ایسا مذاق نہ کرے۔ گومل نے اسے بتایا کہ وہ شکار کا اتنا ماہر نہیں جتنا اسے درندوں اور جانوروں کو پھندوں میں پھانسنے کی مہارت ہے، اور یہ کھیل بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بعض مہاراجے اور نواب شیروں، ہرنوں، باراسنگوں وغیرہ کے بچے پالنے کے لیے خریدتے ہیں اور وہ کئی بچے بیچ چکا ہے، اور ایک سرکس کو بھی اس نے شیر کا ایک بچہ، لنگور اور بندر سپلائی کیے تھے۔ حکومت کے افسروں نے اسے ایک بار ایک جوان شیر پکڑنے کو کہا تھا جو اس نے پھندے میں پھانس دیا تھا، یا شاید کسی چڑیا گھر کے لیے تھا۔ میں نے تفریح اور تماشے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اس شیر کو پھانس لے۔ اس نے اسی وقت جا کر گاؤں سے کچھ آدمی ساتھ لیے اور اگلے دن دوپہر تک ایک بہت بڑا بانسوں کا پنجرا تیار کر لیا۔ اس میں کیل نہیں لگائے گئے تھے، بانسوں کو سن یا بان کی قسم کی لمبی گھاس سے باندھا گیا تھا۔ گومل کہتا تھا کہ یہ گھاس بہت ہی تیز دھار چھرے سے ہی کٹ سکتی ہے۔ وہ پنجرا اٹھوا کر اور مجھے ساتھ لے کر جنگل میں 2 میل اندر چلا گیا۔ بکری کا ایک بچہ بھی اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ اس نے پنجرا ایک جگہ رکھوایا اور بکری کے بچے کو اس کے اندر ایک کونے میں باندھ دیا۔ ایک رسی بانس کی ایک کیل سے باندھی اور سامنے والا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ دروازہ اوپر ہی اٹک گیا، اسے بانس کی کیل نے روک لیا تھا۔ گومل ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پنجرے میں گیا۔ جو ہی وہ پنجرے میں داخل ہوا، رسی نے بانس کے کیل کو کھینچ لیا اور دروازہ گر پڑا۔ پنجرا بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ اٹھایا، گومل ہنستا ہوا باہر آیا۔ اس نے دروازے کے نیچے کیل لگا دی اور بکری کے بچے کو اندر ہی بندھا چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر جب بکری کے بچے کو مار چکے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ بند ہو گیا ہے تو پھر وہ بڑی زور سے گرجے گا۔ ہم ریسٹ ہاؤس کو آنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے پنجرا دیکھنے گئے۔ شیر کی آمد رات کو متوقع تھی، لیکن ہم نے پنجرے کا دروازہ بند دیکھا۔ پنجرے میں بکری کا بچہ تھا، شیر نہیں تھا۔ گومل نے سب سے پہلے زمین دیکھی، شیر آیا تھا، پنجوں کے نشان صاف تھے۔ گومل نے دروازہ اوپر اٹھایا تو اسے وہاں شیر کے کچھ بال دکھائی دیے جو اس نے مجھے بھی دکھائے۔ شیر آیا تھا، لیکن پنجرے کے دروازے میں اس نے قدم رکھا تو اوپر سے دروازہ گر پڑا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا پاؤں یا منہ کا کوئی حصہ دروازے کے نیچے آیا جو شیر نے باہر کھینچ لیا اور اس کے کچھ بال دروازے کے نیچے رہ گئے۔ گومل نے کہا کہ دروازہ اچھی طرح نہیں اٹکا تھا، اس لیے وہ دوسری کوشش کرے گا، لیکن میں نے روک دیا اور کہا کہ میں کوئی اور کھیل تماشا نہیں دیکھنا چاہتا، میں شیر کے شکار کے لیے آیا ہوں اور میں اسی شیر کو ماروں گا۔ میں نے دیکھا کہ گومل کے چہرے کا تاثر بدل گیا، وہ شیر کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ شیر کو زندہ پکڑ کر کسی سرکس یا کسی چڑیا گھر کے حوالے کر کے پیسے کمائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کاروبار میرے جانے کے بعد چلا سکتا ہے، پہلے میرے شکار میں میری مدد کرے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں ایک انگریز افسر کی حکم عدولی کی جرأت نہیں تھی۔ جس طرح آج مجھے اس کہانی کی ایک ایک تفصیل یاد آ گئی ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جگموہن نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا تھا، انگریز افسر مختصر اور صرف کام کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن اس انگریز میجر نے ہندوستانی عورتوں کی طرح بات اتنی لمبی کر دی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا ملزم یہی گومل ہے۔ گھوڑا جو اس کے پاس ہے وہ راجن کے سرکس کا ہے، اور اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اس شیر کو گومل مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔
کیونکہ یہ وہی شیر تھا جو اس نے خیموں کو آگ لگا کر سرکس کے پنجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شیر اس کے ساتھ کتے کی طرح پیار کرتا تھا۔ جگ موہن نے مجھے سنایا کہ انگریز میجر ایک ہندوستانی سب انسپکٹر کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا، میری پوری بات غور سے سنو۔ تمہارے ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں پوری بات سناؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم میری بات سے اکتا گئے ہو اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے ہو۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے۔ تم ہندوستانیوں کی دلچسپی صرف تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جگ موہن سنگھ ایسی ڈانٹ برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میجر کو کھری کھری سنا دی اور اسے کہا، آپ بات پوری سنائیں یا نہ سنائیں، میں اپنے ملزم کو اس جنگل میں شیروں کی کچھار میں سے بھی نکال کر لے آؤں گا۔ پھر بھی جگ موہن کو ساری کہانی سننی ہی پڑی، جو اس کے لیے دلچسپ تو بہت تھی، لیکن وہ وقت بچانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ فوراً نوتانوا کو روانہ ہو جائے اور بیشتر اس کے کہ گومل کہیں روپوش ہو جائے اسے گرفتار کر لے۔ یہ کہانی چونکہ دلچسپ تھی اس لیے مجھے بھی آج تک یاد ہے۔ میجر پیٹر ہال نے جگ موہن کو سنایا۔ رات کو پھر وہی شور سنائی دیا۔ مویشی خوفزدہ ہو کر چلا رہے تھے مگر شیر کی آواز نہ آئی۔ صبح گاؤں کے چند ایک آدمی ریسٹ ہاؤس میں آئے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کے پہلے حملے سے ڈر کر انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر گزشتہ رات ایک آدمی کا پہرہ کھڑا کر دیا تھا۔ رات کو شیر آیا اور اس آدمی کو مار کر چلا گیا۔ میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو فوراً مار دینا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے گاؤں میں لے گیا۔ لاش دیکھی، وہ ایک جوان آدمی تھا۔ شیر نے اس کا سر منہ میں لے کر کچل ڈالا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر انسان خور نہیں ہے اور اسے انسان کے گوشت کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، ورنہ وہ لاش اپنے ساتھ لے جاتا۔ میرا یہ خطرہ صحیح ثابت ہوا کہ شیر مویشیوں کو آسان شکار سمجھ کر اسی باڑے میں آیا کرے گا۔ میں گومل کو ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس گیا۔ کھانے پینے کا سامان تھیلوں میں ڈال کر ہم شیر کے تعاقب میں چل پڑے۔ گومل شیر کے پنجوں کے نشان دیکھنے کا ماہر تھا۔ وہ مجھے صحیح سمت لے جا رہا تھا۔ نشان مجھے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم بہت دور نکل گئے۔ آگے پگڈنڈی آ گئی۔ ہم اس پر جا رہے تھے کہ شیر تقریباً 100 گز دور جاتا نظر آیا۔ اس کا ایک پہلو ہماری طرف تھا۔ وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں چند قدم کے آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ تھا۔ میں نے ایک خطرہ مول لیا، رائفل کندھے سے لگائی اور گولی چلا دی۔ شیر پوری طرح گرا نہیں، اس کے جسم کا پچھلا حصہ زمین سے لگا اور شیر دوڑ کر جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ گومل نے کہا، صاحب بہادر، اب یہ شیر اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جو میں نے مول لیا تھا۔ زخمی شیر بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ زخمی شیر کا تعاقب کر کے اسے مارنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جس انسان کو دیکھتا ہے اس پر ہی حملہ کرتا ہے اور بڑا ہولناک انتقام لیتا ہے۔ میں اور گومل وہاں گئے جہاں شیر کو میری گولی لگی تھی۔ ہم اب بہت محتاط تھے۔ شیر کا حملہ کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ وہاں خون تھا، شیر نہیں تھا۔ آگے گھنی جھاڑی تھی۔ ہم نے اس میں پتھر پھینکے اور کان کھڑے کر کے شیر کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہمیں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ گومل جھاڑ میں سے نہ گزرا۔ اس نے مجھے بھی جھاڑ میں جانے سے روک دیا۔ ہم باہر سے دوسری طرف گئے۔ ہمیں خون اور پنجوں کے نشان نظر آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر کی پچھلی اور بائیں ٹانگ میں گولی لگی ہے لیکن ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ شیر اتنی جلدی غائب نہ ہو جاتا۔ خون زیادہ تھا۔ گولی پٹھے میں سے گزری تھی۔ خون کو دیکھتے ہم بڑھتے چلے گئے لیکن اب ہم بے فکری سے نہیں چل رہے تھے۔ آگے دریا آ گیا جس میں پانی کم تھا۔ گومل نے مجھے کہا کہ میں کنارے کے ساتھ آگے بڑھوں اور وہ دوسری طرف سے جائے گا تاکہ شیر کو آگے سے روکا جا سکے۔ میں گومل سے جدا ہو گیا۔ تقریباً 1 میل گئے ہوں گے کہ مجھے 100 گز سے زیادہ فاصلے پر شیر نظر آ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی اس کے آگے جھاڑ تھی۔ اسے معلوم نہیں کیسے شک ہو گیا کہ کوئی خطرہ ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا تیزی سے چلنے لگا اور جھاڑ میں داخل ہو گیا۔ ابھی اس کا آدھا جسم باہر تھا کہ میں نے رائفل کندھے سے لگا کر اس پر گولی چلا دی۔ شیر گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گولی بھی مہلک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو گومل نے چلائی تھی۔ میں دوڑا گیا۔ شیر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ مرتے وقت کی آوازیں تھیں۔ میں جب شیر کے قریب پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور گومل اس سے کچھ دور کھڑا اسے بالکل ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے کسی عزیز کو مرتے دیکھتا ہے۔
اس کے چہرے پر اداسی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ خیر، شیر مر گیا؟ تو گومل اس کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے شیر کے مرنے کا افسوس ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے زندہ پکڑ کر کسی چڑیا گھر یا کسی سرکس کو دینا چاہتے تھے۔ تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی اور مجھے دیکھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ میں کل یہاں آیا ہوں، شیر کی کھال سر سمیت ساتھ لے آیا ہوں۔ تمہارا ڈی ایس پی میرا گہرا دوست ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے رک گیا۔ رات کو میں نے اسے شکار کی یہ داستان سنائی تو وہ چونک پڑا اور اس نے کہا کہ تم نے غالباً ہماری تفتیش مکمل کر دی ہے۔ اس نے اسی وقت تمہیں ٹیلی فون کر کے بلا لیا۔ تم نے میری روتات بڑے غور سے سنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بہت سے کھوج اور سراغ دے دیے ہیں۔ ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نو تانوا جاؤں، تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ ڈی ایس پی کی ہدایات کے مطابق میجر پیٹر ہال اور جگ موہن سنگھ یہ اسکیم بنا کر گومل کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئے کہ نو تانوا کے ریسٹ ہاؤس میں رات کے وقت پہنچیں گے تاکہ وہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میجر پیٹر ہال کے ساتھ پولیس بھی آئی ہے۔ کھانے پینے کے انتظام کے لیے میجر پیٹر ہال کا آردری اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے انتظام کے تحت ایک باورچی پہلے ہی روانہ کر دیے گئے۔ جگ موہن کے ساتھ 4-5 کانسٹیبل تھے۔ یہ پارٹی اسکیم کے مطابق رات کو وہاں پہنچی۔ جگ موہن اور کانسٹیبلوں کو چھپ کے رہنا تھا۔ رات کو ہی میجر نے گاؤں کے سرکاری آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گومل کو ڈھونڈ کر اسے کل دن کو یہاں پہنچنے کو کہہ آئے۔ میجر نے پیغام کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ایک انگریز کرنل کو شیر کی کھال چاہیے، اس لیے میں راستے سے واپس آ گیا ہوں۔ گومل قریب ہی کہیں مل گیا اور دوسرے دن ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اسی گھوڑے پر آیا تھا۔ میجر پیٹر ہال نے اسے جس کمرے میں بٹھایا اس کے ساتھ والے کمرے میں جگ موہن اور کانسٹیبل موجود تھے۔ جگ موہن نے دروازے کا کیواڑ ذرا سا کھول رکھا تھا تاکہ میجر اور گومل کی باتیں سن سکے۔ میجر نے گومل کو وسکی پلائی اور اسے کہا کہ ایک کرنل انگلینڈ جا رہا ہے، وہ شیر کی کھال اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اس شیر کی کھال لینا چاہتا تھا جو ہم دونوں نے مارا ہے، لیکن میں یہ کھال اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور ایک اور شیر مار لاؤ۔ وہ میرا دوست ہے، میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ میجر پیٹر ہال فوج کا افسر تھا، پولیس کا نہیں تھا۔ اس نے یہ احمقانہ حرکت کی کہ گومل سے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اسے شک ہو گیا۔ پہلے اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کہاں سے لیا تھا۔ گومل نے گول مول سا جواب دیا تو میجر نے کہا کہ یہ کسی سرکس کا گھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے گومل سے پوچھا، مجھے یقین ہے کہ جو شیر ہم نے مارا ہے اس کے ساتھ تمہارا کوئی گہرا تعلق تھا۔ تم نے پہلے روز اس کے پنجوں کے نشان پہچان کر کہا تھا کہ یہ یہاں آ گیا ہے۔ کیا بات ہے گومل؟ گومل نے اسے گول مول سا جواب دیا، جگ موہن سامنے نہیں آ سکتا تھا، ورنہ وہ خود پولیس کے طریقے سے پوچھ گچھ کرتا۔ وہ دوسرے کمرے میں پریشان ہو رہا تھا۔ میجر نے گومل سے پوچھا، کریم گنج میں راجن کے سرکس کو آگ لگی تھی، سنا ہے کہ راجن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق تھا؟ اس انگریز کی بنسبت جنگلیوں میں اور جنگل میں رہنے والا گومل عقل مند تھا۔ وہ بھانپ گیا کہ یہ صاحب جو کل جا کر آج پھر واپس آ گیا، یہ کھال کی خاطر ایک اور شیر کو مارنے نہیں آیا۔ گومل پیے ہوئے تھا، اس کے پاس بندوق تھی، میجر کی رائفل ابھی بند پڑی تھی۔ گومل اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بندوق کی نال میجر پیٹر ہال کی طرف کر دی۔ تم مجھے پکڑنے آئے ہو؟ گومل نے غصے سے کہا، اور کہتے ہو کہ ایک دوست کے لیے شیر کی کھال لے جانی ہے؟ میں اسے تمہاری کھال دوں گا۔ یہ گھوڑا راجن کے سرکس کا ہے، تم اب کریم گنج کی پولیس تک زندہ نہیں پہنچ سکو گے۔ میجر پیٹر ہال کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اب جگ موہن سنگھ تماشائی نہیں بنا رہ سکتا تھا۔ وہ جس دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا وہ گومل کے دائیں طرف تھا۔ جگ موہن ریوالور ہاتھ میں لے کر دروازے سے آگے آ گیا اور گومل کی طرف ریوالور کر کے بولا، رائفل نیچے کر لو گومل۔ گومل نے جگ موہن کی طرف دیکھے بغیر گولی چلا دی۔ جگ موہن اسے ریوالور کی گولی سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اسے زندہ پکڑنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ادھر گومل کی بندوق فائر ہوئی، ادھر سے جگ موہن نے اس کے ہاتھ پر ریوالور فائر کیا۔ فاصلہ بمشکل 4 گز تھا۔ گولی گومل کے ہاتھ میں سے گزر گئی اور اس کی بندوق گر پڑی۔ کانسٹیبل دوڑے ہوئے آئے اور گومل کو جکڑ لیا۔ میجر پیٹر ہال کو دیکھا، اس کی موت یقینی تھی کیونکہ گومل ماہر نشانہ باز تھا۔
लेकिन मेजर जिंदा था। कारतूस के थोड़े से छर्रे उसके कंधे में उस जगह लगे थे जहां हंसली खत्म होती और बाजू शुरू होता है। बाकी छर्रे एक तरफ निकल गए थे। मेजर कारतली और दूसरा नौकर भी आ गया था। मेजर ने अपना बैग मंगवाया जिसमें फर्स्ट एड का सामान था। गोमल अब हिलने के काबिल नहीं रहा था। मेजर पीटर हाल के कंधे पर जगमोहन ने पट्टी बांध दी। खून पूरी तरह नहीं रुक रहा था। गोमल के हाथ पर भी पट्टी बांध दी गई जो काफी नहीं थी। उसके हाथ में से गोली पार हो गई थी। दोनों जख्मियों की हालत ठीक नहीं थी। लारी 4 मील दूर से मिलती थी। मेजर पीटर हाल गोमल के मसरूका घोड़े पर सवार हो गया। बाकी सबके लिए टट्टू मंगवाए गए। लारी के अड्डे तक पहुंचे। वहां सिर्फ एक लारी खाली खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भर जाती तो चलती थी। चूंकि इमरजेंसी थी और लारी एक अंग्रेज अफसर और पुलिस को दरकार थी, इसलिए वो सब इसमें सवार हो गए और लारी चल पड़ी। घोड़ा करीमगंज तक पहुंचाने के लिए एक कांस्टेबल को इस पर सवार कर दिया गया। पहले डीएसपी के दफ्तर में गए। मेजर पीटर हाल को वहां के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और गोमल की मरहम पट्टी करवा के डीएसपी ने कहा कि इसे करीमगंज ले जाओ और इससे बयान लेकर शहादतें इकट्ठी करो और मुकदमा तैयार करो। करीमगंज लाकर जगमोहन ने गोमल से कहा कि वो अब राजन के कत्ल का एतराफ़ ना करे तो भी उसे एक अंग्रेज अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में उम्र कैद देकर काला पानी भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि उसे सजाए मौत ही दे दी जाए। फिर क्यों ना वो राजन के कत्ल का एतराफ़ कर ले। गोमल जंगली था। उसे मालूम नहीं था कि इस जुर्म में उसे सजाए मौत या उम्र कैद नहीं मिल सकती। जगमोहन ने डराया कि काले पानी की उम्र कैद बड़ी जालिम सज़ा है। वो हर रोज़ मरेगा और हर रात जिंदा होगा। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि कत्ल का इकबाल कर लो और फांसी पाकर एक ही बार मर जाओ। जगमोहन ने उसे कहा, तुम जैसा दिलेर और गैरतमंद आदमी उम्र कैद नहीं काट सकेगा। अगर तुम काला पानी जाकर बीमार पड़ गए तो तुम्हें मरने के लिए जंगल में फेंक दिया जाएगा या समंदर में फेंक देंगे जहां तुम्हें मछलियां खाएंगी। इस तरह जगमोहन ने उसे बिल्कुल गलत और बड़ी ही डरावनी बातें सुनाकर इस कदर दहशतज़दा कर दिया कि गोमल ने बेख्तियार कहा, मुझे फांसी की सज़ा दिला दो। फिर उसने जगमोहन से मिन्नत की कि उसे शराब मंगवा दे। गोमल पीता बहुत था। जगमोहन ने शराब की बोतल मंगवा ली और गोमल ने इकबाली बयान देना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मेरा बाप कौन था और माँ कौन थी, उसने कहा। ऐसे मालूम होता है जैसे जंगल के जानवरों दरिंदों के साथ पलकर जवान हुआ हूँ। आपको इससे तो कोई गर्ज नहीं होगी कि मैं कहाँ से आया हूँ। 10-12 साल की उम्र में मैं इसी जंगल में नौतानवा से 40 मील दूर एक बंगले में पंखा हिलाने के लिए नौकर हुआ था। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी। छत के साथ बहुत बड़े पंखा लटका दिया जाता था। लकड़ी का 2-3 गज लंबा फ्रेम होता था और इस पर कपड़ा चढ़ा हुआ होता था और उसके नीचे दरी की तरह का फ्रेम जितना लंबा और निस्फ या पौन गज चौड़ा कपड़ा लटक रहा होता था। लकड़ी के फ्रेम के साथ लंबी रस्सी होती थी जो दरवाजे तक जाती थी। एक नौकर सारा दिन इस रस्सी से पंखा हिलाता रहता और साहब लोग और अमीर कबीर लोग पंखे के नीचे आराम से सोते रहते थे। अंग्रेज इन मुलाजिमों को पंखा बॉय कहा करते थे। खुदा ने मुझे दिमाग भी अच्छा दिया था, शक्ल भी अच्छी दी थी और जिस्म को सख्तियां सहने की ताकत और सब्र दिया था। गोमल ने अपने बयान में कहा, मुझे प्यार और मोहब्बत की भी ज़रूरत थी, रोटी और कपड़े की भी ज़रूरत थी। मैंने ये सब ज़रूरतें चालाकी और होशियारी से पूरी करने का ढंग बचपन में ही सीख लिया था। 14-15 साल की उम्र में एक अंग्रेज शिकारी की मेहरबानी से मुझे पहले शेर के शिकार पर उसका सामान उठाकर ले जाने का मौका मिला। इसके बाद मैंने इसी काम में महारत हासिल कर ली और इसी उम्र में एक ऐसे उस्ताद की शागिर्दी कर ली जो जंगल का चोर था। वो फंदे लगाकर हिरणों और बारहसिंगों और शेरों को पकड़ता, इन्हें जहर देकर मारता और उनकी खालें उतारकर शहरों में बेच आता था। ये बहुत बड़ा जुर्म था। मैंने उस्ताद को इस तरह खुश किया था कि नेपाल के जंगल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को, जिसकी उम्र 16-17 साल थी, बरगला कर घर से निकाला और उसे उस्ताद के हवाले कर दिया था। उस्ताद ने मुझे अपने पेशे के सारे दांव-पेच सिखा दिए। मैं जुर्म भी करता रहा और जो अंग्रेज और जो राजे महाराजे शिकार खेलने आते थे उनके साथ भी उजरत और इनाम पर जाता रहा। इसी दौरान में मैंने राइफल और बंदूक चलानी सीखी। जंगल के एक गांव के एक नंबरदार ने मुझे अपना पहरेदार बना लिया। उसकी 2 बीवियां थीं। वो जंगल का बादशाह था। उसकी एक बीवी जवान थी।
وہ مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں جتنا عرصہ وہاں رہا نمبردار اس راز سے واقف نہ ہو سکا۔ نمبردار کے ساتھ مل کر بھی میں نے بہت جرم کیے۔ میرے دل میں درندوں کا پیار پیدا ہو گیا۔ میں شیروں اور بھیڑیوں کے بچوں کو اٹھا لاتا تھا اور انہیں بڑے پیار سے اپنے ساتھ مانوس کر لیتا تھا۔ میں نے شادی کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ چند اور سال گزرے تو میں جنگل کا استاد بن گیا اور اب مجھے کسی کے سائے اور سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ماہر شکاری اور انگریز شکاریوں کا مددگار بن گیا۔ جنگل کے سرکاری کارندوں اور ٹھیکیداروں سے بھی میری دوستی ہو گئی۔ میں سرکسوں اور چڑیا گھروں کو شیر وغیرہ سپلائی کرتا رہا۔ نوابوں اور مہاراجوں کی فرمائش کے پرندے اور جانوروں کے بچے انہیں دے کر بہت پیسہ کمایا۔ یہ پیسہ شراب پر اور عورتوں پر خرچ ہوتا رہا۔ راجن سے اس سلسلے میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اسے میں نے لنگور اور بندر دیے۔ میں بچے چوری کیا کرتا اور انہیں اپنے پاس رکھا کرتا تھا، اس لیے یہ میرے ساتھ مانوس ہو جاتے تھے۔ میں انہیں جو حرکتیں سکھاتا وہ کرنے لگتے تھے۔ اس طرح مجھے جانوروں کو سدھانے کا تجربہ آ گیا۔ راجن میں یہ خرابی تھی کہ پیسے ترسا ترسا کر دیتا تھا اور اکثر پیسے ہضم کر جاتا تھا۔ اس کی مجھے یہ بات پسند تھی کہ ولایتی شراب پلاتا تھا اور میرے ساتھ محبت بہت کرتا تھا۔ میں نے اسے شیر کا ایک بچہ لا کر دیا۔ اس نے پیسے جلدی دینے کا وعدہ کیا تھا مگر اس نے ڈرخانا شروع کر دیا۔ بچے کو میں نے 3-4 مہینے اپنے پاس رکھا تھا، اس لیے وہ میرے سوا کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ راجن نے کہا کہ اسے میں ہی سدھاؤں۔ میں نے 1 سال سرکس کے ساتھ رہ کر شیر کو سدھایا اور یہ تماشا دکھانے لگا۔ راجن نے مجھے ولایتی شراب، اچھے سے اچھا کھانا اور الگ خیمہ دیا، پیسہ ایک بھی نہ دیا۔ دوستی اور پیار و محبت میں ٹرکھاتا رہا۔ ایک رات میں نے شراب پی ہوئی تھی۔ میں راجن کے خیمے سے اپنے خیمے کو جا رہا تھا۔ سرکس کی ایک لڑکی سامنے آ گئی۔ میں انسان تو ہوں نہیں، میں جنگل کے جانوروں اور درندوں میں جنا پلا ہوں۔ میں لڑکی کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہ شور مچا رہی تھی۔ سرکس کے آدمی آ گئے اور لڑکی کو چھڑا کر لے گئے۔ راجن کو پتہ چلا تو وہ دوڑ آیا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے شیر کی قیمت اور اسے سدھانے کی اجرت دے دے تو میں چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے اور کہا کہ 1 مہینے بعد آ کر رقم لے جانا۔ میں سرکس سے چلا گیا اور کبھی کبھار آتا رہا۔ اس شیر کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کتوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے پنجرے سے نکال لیا اور وہ میرے پاؤں میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ جوان شیر کو باہر نکلنا خطرناک تھا، لیکن شیر میری محبت میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ شیر ہے۔ راجن نے بہت چکر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری رقم ہضم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رقم کو بھول جاؤں گا، لیکن مجھے رقم کی ضرورت تھی اور ضرورت یہ تھی کہ ایک گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے ماں باپ اتنے غریب تھے کہ اس کی شادی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہاں کا شریف آدمی تھا، لیکن ایک روز اس لڑکی کا باپ مجھے ملا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اور رو رو کر کہا کہ کومل کچھ قرضی دے دو، لڑکی کی شادی نہ ہوئی تو ایک بدمعاش اسے پریشان کر رہا ہے جس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری لڑکی کی شادی میں کراؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے اس بدمعاش کو پکڑا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اس وقت سارے جنگل میں میری دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اسے رقم لا دوں گا۔ رقم راجن کے پاس تھی۔ اس کا سرکس کریم گنج آ چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سرکس کا سراغ لگایا تھا۔ راجن سے کہا کہ اب مجھے پوری رقم کی ضرورت ہے۔ وہ پھر ٹرکھانے لگا۔ اس نے مجھے ولایتی شراب پلائی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہہ دو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں رقم معاف کر دوں گا۔ وہ مجھے ٹالتا رہا اور مجھے غصہ آ گیا۔ ایک وہ غریب لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو سکتی کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں، اور ایک یہ آدمی ہے جس کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی دوسروں کا حق مار رہا ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میں آج رقم لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے زیادہ غصے سے کہا کہ جا جنگلی، 1 پیسہ نہیں دوں گا، مجھے دھوس دکھاتے ہو۔ میں اس کے خیمے سے نکل آیا، لیکن قریب ہی ویرانے میں گھومتا پھرتا رہا۔ آدھی رات تو ہو چکی تھی۔ جب دیکھا کہ سرکس کے لوگ تھکے ہوئے گہری نیند سو گئے ہیں اور بتیاں بجھ چکی ہیں تو میں واپس آ گیا۔ چوری چھپے راجن کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس کے لیمپ کی بتی مدھم تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی کا رومال اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ اٹھا۔ میں نے اس کا بازو مروڑ کر اسے فرش پر اوندھے منہ گرا لیا۔ آپ میرا جسم دیکھ رہے ہیں، اس جسم میں بہت طاقت ہے۔
میں پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ میرے پاس رسی تھی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر اپنے گھٹنے دبا کر اس کے ہاتھ پیٹھ پر رسی سے باندھ دیے، پھر اس کے پاؤں بھی رسی سے باندھے۔ اس کا لیمپ بڑا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکنا کھول کر تیل راجن پر چھڑک دیا۔ خیمے پر بھی تیل چھڑکنا تھا، لیکن لیمپ شام سے جل رہا تھا، اس میں تیل کم رہ گیا تھا۔ میں نے راجن کا باکس کھولا، اس میں شراب کی 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب تیل کی طرح آگ پکڑتی ہے۔ میں نے باکس کی تلاشی لی، اس میں بہت رقم پڑی تھی۔ راجن کو اتنا یقین تھا کہ اس کے خیمے میں چوری نہیں ہو سکتی کہ اس نے باکس کو تالا نہیں لگایا تھا، یا شاید شراب کے نشے میں وہ تالا لگانا بھول گیا تھا۔ میں نے شراب کی دونوں بوتلیں نکال لیں۔ رقم میں سکے زیادہ تھے۔ میں نے 5 اور 10 روپے کے جتنے نوٹ تھے نکال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیے، شراب کی بوتلیں کھولیں اور شراب خیموں کے اندرونی کپڑے پر چھڑک دی، چارپائی اور میز پر بھی چھڑکی۔ ماچس جلا کر پہلے راجن کے کپڑوں کو آگ لگائی، اس کے ساتھ ہی بھگ ہوئی اور سارے خیمے کو آگ لگ گئی۔ یہ شراب کی وجہ سے آگ لگی تھی، مجھے معلوم نہ تھا کہ ایسے ہوگا۔ میں فوراً باہر نکل گیا۔ میرے ہاتھ میں شراب کی ابھی 1 بوتل تھی۔ اسے کھول کر میں نے ذرا اور خیمے پر شراب چھڑکی اور آگ لگا دی، اور میں سرکس کے بڑے خیمے کے پیچھے چلا گیا۔ ہوا بہت تیز تھی۔ آگ فوراً پھیل گئی اور سرکس کے لوگ جاگ اٹھے۔ ایسی ہڑپنگ اور افراتفری مچی کہ کسی کو کسی کا ہوش اور خیال نہ رہا۔ بھگدڑ تھی۔ آگ پر پانی پھینکنے کی بجائے لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آگ اس طرح پھیلے گی۔ میری نظر اس گھوڑے پر تھی۔ میں اس طرف چلا گیا جہاں جانور بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بڑے آرام سے گھوڑے کے پاؤں کا پٹا کھولا اور اس طرف نکل گیا جدھر اندھیرا تھا۔ میں محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا تو مجھے شیروں کی گرج سنائی دی۔ مجھے اپنے شیر کا خیال آ گیا۔ میں سمجھا کہ آگ شیروں اور چیتوں کے پنجروں تک پہنچ گئی ہے، اور ان کے ڈر سے کوئی ان کے پنجرے کھولنے کی جرات نہیں کرے گا، اور یہ درندے زندہ جل جائیں گے۔ میں نے گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور سرکس کی طرف دوڑ پڑا۔ اب سرکس کے آدمی تالاب سے پانی لا رہے تھے۔ میری واردات ہر طرح کامیاب ہو رہی تھی۔ جہاں پنجرے تھے وہاں اندھیرا تھا، آگ دور تھی، اور آگ اور پنجروں کے درمیان سرکس کا بڑا خیمہ تھا جو بہت وسیع اور گول ہوتا ہے۔ لوگ پانی دوسری طرف سے لا رہے تھے۔ میں اپنے شیر کے پنجرے کے اوپر جا کر اس کا دروازہ کھولنے کی بجائے اس کے سامنے چلا گیا اور آہستہ سے آواز دی، تارا! میرے شیر کا نام تارا تھا۔ اس نے میری آواز پہچان لی۔ میں نے پنجرے کا دروازہ اٹھایا اور شیر کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وہ باہر کود آیا۔ میں نے اسے زندہ جلنے سے بچا لیا تھا۔ میں گھوڑے تک گیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ شیر ساتھ تھا۔ کوئی جانور شیر کے قریب نہیں ٹھہر سکتا۔ گھوڑے تو شیر کی بو پا کر سرپٹ دوڑ پڑتے ہیں، لیکن یہ گھوڑا شیروں کی بو اور ان کی دن رات کی گرج اور دھاڑ کا عادی تھا، اس لیے نہ ڈرا۔ میں سب سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا جو گھنے جنگل میں تھا۔ شیر میرے جھونپڑے کے باہر گھومتا پھرتا رہتا تھا، اپنا شکار مار کر کھا آتا تھا۔ 2-3 دنوں بعد شیر کہیں نکل جاتا تھا۔ میں گھوڑے پر بیٹھا اور وہ تمام رقم جو راجن کے باکس سے نکالی تھی اس لڑکی کے باپ کو جا کے دے دی، جس کی شادی غربت کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ شیر نے کوئی 1 مہینہ میرا ساتھ دیا۔ ایک رات اسے ایک شیرنی کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ شیرنی ایک شیر کو پکار رہی تھی۔ تارا اس آواز پر دوڑ پڑا۔ اس کے بعد میں نے اسے اس وقت دیکھا جب یہ انگریز افسر شکار کے لیے گیا تھا۔ میرا شیر بڑا ہو گیا تھا، اور اب آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک شیر ایک انسان کے ساتھ کتے کی طرح پیار کرتا تھا۔ میں جنگل کے جانوروں اور درندوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ یہ شیر جب چند دنوں کا بچہ تھا تو اسے میں اٹھا لایا تھا۔ اسے میں اپنے ساتھ سلاتا اور دودھ پلاتا تھا۔ سرکس میں لے جا کر میں 1 سال سے زیادہ عرصے اس کے ساتھ رہا اور اسے انسانی بچوں کی طرح گود میں اٹھاتا، کھلاتا، پلاتا اور کرتب سکھاتا رہا۔ پھر یہ بڑا ہوا تو اس کا واسطہ انسانوں کے ساتھ رہا، اس لیے یہ انسان کو اپنا دشمن یا اپنا شکار نہیں سمجھتا تھا۔ مگر شیرنی کی ایک خاص آواز نے اسے جنگل کا شیر بنا دیا اور وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ تقریباً 2 مہینے بعد مجھے نو تانوا کے ڈاک بنگلے میں اس انگریز افسر کو شکار میں مدد اور رہنمائی دینے کے لیے بلایا گیا۔ ظاہری طور پر یہی میرا پیشہ تھا۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ایک شیر نے رات کو مویشیوں کے باڑے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے جا کر زمین پر شیر کے پگ یعنی کہ پنجوں کے نشان دیکھے تو میں نے اپنے شیر تارا کو پہچان لیا۔
اس کے پگ تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ میں درندوں کے پگ پہچاننے کا ماہر ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ شیر مارا جائے۔ میں نے صاحب سے کہا کہ اسے زندہ پکڑ کر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر یہ میرے پاس رہ گیا تو کسی نواب یا مہاراجا کو دے آؤں گا، بڑی اچھی قیمت مل سکتی تھی۔ لیکن شیر پنجرے میں یعنی کہ پھندے میں نہ آیا۔ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ اس انگریز شکاری کو جنگل کے کسی دوسرے حصے میں لے جاؤں اور وہ کوئی اور شیر مار لے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگل بلاکوں میں تقسیم ہے اور اس انگریز کو صرف اس بلاک کا اور صرف ایک شیر مارنے کا لائسنس ملا تھا۔ دوسرے دن اس شیر نے ایک اور آدمی کو مار ڈالا، لیکن اسے کھایا نہیں۔ وہ بدقسمت آدمی اس کے شکار کے آگے آ گیا ہوگا۔ انگریز شکاری نے کہا کہ وہ اسی شیر کو مارے گا۔ دراصل شیر وہاں سے 4-5 میل دور تھے۔ میرا شیر اس علاقے میں اکیلا آ گیا تھا۔ اس کے دن پورے ہو گئے۔ ہم نے اس کا تعاقب کیا تو صاحب نے اناڑیوں کی طرح گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا۔ اس سے یہ شیر بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پھر شیر نظر آیا تو صاحب نے پھر گولی چلا دی۔ میں دوسری طرف تھا جہاں سے مجھے شیر اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شیر کو دوسری گولی نے بھی صرف زخمی کیا ہے اور یہ زخم اسے تڑپا تڑپا کر 2-3 روز بعد ماریں گے۔ تو میں نے اس کے پہلو پر گولی ماری تاکہ گولی اس کے دل میں اتر کر اسے فوراً ختم کر دے۔ میں نے اپنے شیر کو اذیت کی موت سے بچا لیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ صاحب اس کی کھال لے کر چلا گیا تو میں اکیلے جا کر بہت رویا۔ اس شکاری کے جانے کے 2 ہی روز بعد مجھے پھر نوتانوا کے ڈاک بنگلے میں بلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی صاحب ہے جو کل پرسوں یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا باتیں کی تھیں۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا کہ سرکس کے گھوڑے نے جو میرے پاس تھا میرا راز فاش کر دیا ہے اور یہ صاحب میری جاسوسی کرنے آیا ہے۔ میں بچہ یا اناڑی نہیں تھا۔ اس نے سوال ہی ایسے پوچھے کہ میں بھاپ گیا کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا کہ ڈاک بنگلے میں پولیس بھی موجود ہے تو میں فرار ہو جاتا، پھر دیکھتا کہ کون مجھے اس جنگل میں ڈھونڈتا ہے۔ میں ڈھونڈنے والوں کو ایک ایک کر کے گولی کا نشانہ بنا دیتا۔ مجھے صاحب پر غصہ آ گیا۔ میں سمجھا وہ اکیلا ہے۔ مجھے اس پر اس لیے بھی غصہ آیا تھا کہ اس نے میرے شیر کو اس طرح زخمی کیا تھا کہ شیر میرے ہاتھوں مرا۔ میں اس انگریز کو گولی مار کر بھاگ جانے کے ارادے سے اٹھا تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا تاکہ اس کا مغز اڑ جائے، مگر آپ نے مجھے اسی وقت للکارا جب میں گولی چلانے لگا تھا۔ آپ کی آواز سے میرا نشانہ چوک گیا۔ میں آپ کو بھی گولی مارنا چاہتا تھا لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی میرے ہاتھ پر گولی چلا دی۔ جگ موہن سنگھ نے اس کا اقبالی بیان ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروایا۔ گومل نے عدالت میں بھی اقبالی جرم کیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔